इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को अपन डिजाइन करते हैं तो उसमें कौन से इशू आते हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, तो वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। डिजाइनिंग इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब हुआ, इसमें सबसे पहले आता है स्केलेबिलिटी। यानी स्केलेबिलिटी का मतलब होता है हैंडलिंग इंक्रीज लोड। यानी एज द नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट इंक्रीजेज द सिस्टम मस्ट स्केल अकॉर्डिंगली विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उससे नोड्स जुड़े हुए हैं और नोड जुड़े हुए हैं। और क्या हो रहा है कि जैसे पर्टिकुलर जैसे कोई नोड है, नोड के ऊपर जैसे सपोज दैट कोई सर्वर है, उसके ऊपर कोई वेबसाइट है और उसकी कैपेसिटी है 100 यूजर को, मतलब रिक्वेस्ट 100 यूजर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की। अगर उस पर 200 यूजर पहुंच जाते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यानी उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी वेबसाइट की, और उसका मतलब जो भी, यानी वेबसाइट स्लो चलने लगेगी। तो अब इस लोड को शेयर करना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा सर्वर होगा या दूसरा नोड होगा उस पर उसको शेयर कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, जैसे जो भी नोड्स जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में, उसमें अलग से नोड जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, वो जो भी लोड है वो आपस में शेयर हो जाएगा। अब लिखा हुआ है स्ट्रेटजी ऑफ टू अचीव स्केलेबिलिटी। यानी इसका मतलब हुआ हॉरिजेंटल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग मतलब मैंने बताया कि जैसे ऐड कर दें और नोड्स, और यानी नोड्स ऐड कर दें, जिससे क्या होगा, यानी लोड शेयर हो जाएगा। या फिर अपन ऐसा करें कि जैसे एग्जिस्टिंग जो भी नोड हैं उनमें उनकी कैपेसिटी बढ़ा दें, यानी उनमें रैम बढ़ा दें या उनका प्रोसेसर बढ़ा दें या उनका और भी जो भी मतलब रैम बढ़ा दें, उसके अलावा प्रोसेसर बढ़ा दें उसकी, जिससे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और जिससे लोड शेयर भी हो जाएगा। तो ये क्या होती है, स्केलेबिलिटी होती है, स्ट्रेटजी टू अचीव स्केलेबिलिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। यानी सेकंड पॉइंट क्या आता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फॉल्ट टॉलरेंस, redundancy, using duplicate components to take over in case of failure। यानी रिडंडेंसी का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट, यानी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से बहुत सारे नोड जुड़े हुए हैं। अब वो नोड जुड़े हुए हैं, अब और जैसे कोई भी एक सपोज दैट एक सर्वर है जिससे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर रिस्पॉन्ड दे रहा है। अगर वो सर्वर फेल हो जाता है तो क्या होगा, यानी रिक्वेस्ट को, यानी उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि उसमें इसका डुप्लीकेट बना के ऐड कर देते हैं। तो डुप्लीकेट बना के ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब मेन वाला सर्वर फेल हो जाएगा तो अपन डुप्लीकेट कंपोनेंट से उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करा सकेंगे। तो ये क्या होती है, ये होती है रिडंडेंसी। अब उसके बाद आता है फेल ओवर मैकेनिज्म। फेल ओवर मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि अगर कोई भी नोड, यानी ऑटोमेटिकली स्विचिंग टू ए स्टैंड बाई सिस्टम व्हेन द प्राइमरी सिस्टम फेल्स। यानी अगर कोई भी नोड फेल होता है तो अपन क्या करें, यानी वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए दूसरे वाले नोड पर। यानी दूसरे वाले नोड पर स्विच हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि अपना वर्क चलता रहेगा। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन का मतलब हुआ स्टोरिंग कॉपी ऑफ डेटा ऑन मेनू मल्टीपल नोड्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी डेटा रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट अपन क्या करें कि जैसे एक सर्वर पर कोई डेटा डला हुआ है तो अपन उस डेटा की कॉपी करके दूसरे सर्वर पर डाल दें। तो जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी नोड अगर जैसे फेल होता है तो वो डेटा कहाँ से एक्सेस कर लेगा, दूसरे वाले नोड से एक्सेस कर लेगा। तो ये होती है रिलायबिलिटी। यानी इससे अपन क्या करते हैं, यानी
जो भी जो भी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के इशू हैं उनको अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अप टाइम एंड डाउन टाइम कंसीडरेशन, हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर। यानी ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन करें जिसमें मिनिमाइज डाउन टाइम हो, यानी जो यानी जिसमें जो स्पीड कम होने का खतरा कम हो, यानी उसके जो डिग्रीडेशन है वो कम हो। तो ये क्या होती है? यानी ऐसा आर्किटेक्चर अपन डिजाइन करें। टेक्निक टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी, यानी लोड बैलेंसर, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। यानी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या किया कि जैसे जो भी लोड आ रहा है, सपोज दैट एक नोड पर लोड आ रहा है, तो अपन उसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिफरेंट डिफरेंट नोड पर। तो ये क्या होती है? टेक्निकल टेक्निक्स टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद आता है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। यानी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स में क्या आते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। यानी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स का मतलब हुआ क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी सेंट्रलाइज्ड सर्वर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स। यानी सेंट्रलाइज्ड सर्वर क्या करता है? यानी जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट सर्वर यानी सेंट्रलाइज्ड सर्वर से जुड़े हुए हैं, उन सभी की रिक्वेस्ट को लेता है और फिर उसी के अनुसार क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड सर्वर। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल का मतलब हुआ, ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यानी जो भी नोड हैं, यानी सपोज दैट दो नोड हैं, अब दो नोड में से एक पे कोई और फाइल रखी है, दूसरे पर कोई और फाइल रखी है। तो पहले वाले नोड को दूसरे वाले नोड से वो वाली फाइल लेनी है, तो पहला वाला नोड दूसरे वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इस केस में पहला वाला नोड क्लाइंट हो जाएगा और दूसरा वाला नोड सर्वर हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरे वाले नोड को वो पहले वाले नोड से फाइल लेनी है, तो वो दूसरा वाला नोड पहले वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इससे क्या होगा, दूसरा वाला नोड क्लाइंट हो जाएगा और दूसरा वाला और पहला वाला नोड सर्वर हो जाएगा। यानी पीयर मॉडल में कोई भी नोड क्लाइंट हो सकता है, कोई भी नोड सर्वर हो सकता है। और उसके बाद आती है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सर्विस डिकम्पोजिशन। यानी इसमें अपन क्या करते हैं, यानी जो भी सर्विस होती है उसको अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर भेज देते हैं। यानी और फिर उसको जो भी रिक्वेस्ट मिलती है, यानी जो भी डेटा मिलता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग सर्विसेज टू रीयूज अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी जो भी सर्विसेज हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर आती है? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर आती है। उसके बाद आता है आपका लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है सोर्स ऑफ लेटेंसी। यानी लेटेंसी का मतलब यानी जो भी अपना, ये भी दो टाइप्स की होती है, नेटवर्क डिले और प्रोसेसिंग डिले। यानी नेटवर्क डिले का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर डाटा टू ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। यानी यानी जो डेटा है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क में जाने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम ले रहा है। अगर वो डेटा पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाता है और डिले नहीं करता है तो ठीक है। अगर वो डेटा डिले करता है तो वो क्या माना जाएगा, फेल या क्रैश माना जाएगा। इसके लिए अपन ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यानी लिमिट्स डिसाइड की है, जैसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड। यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में अगर डेटा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में अगर डेटा पहुंच जाता है तो डेटा को क्या माना जाएगा कि डेटा मतलब सही तरीके से आया है। अगर इसके बाद पहुंचता है तो डेटा यानी डिले हो गया है। तो ये किस में आता है, नेटवर्क डिले में आता है। और उसके बाद आती है प्रोसेसिंग डिले, टाइम टेकन फॉर नोड्स टू प्रोसेस रिक्वेस्ट। यानी जैसे कोई भी नोड है तो यानी रिक्वेस्ट क्या कर रही है, जैसे किसी रिक्वेस्ट, अगर जैसे किसी प्रोसेस को होने में टाइम लग रहा है यानी डिले हो रही है, तो वो क्या होती है, प्रोसेसिंग डिले।
तो इसको इसके लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमाइज टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कैशिंग, स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा क्लोजर द टू द यूजर। यानी कैसे कैश मेमोरी क्या करती है, यानी जो भी डाटा होता है उसको मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस करती है, मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर लेती है। डाटा कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यानी डाटा कंप्रेस हो जाएगा तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नीड्स टू बी ट्रांसफर। यानी अगर यानी जो डेटा का अमाउंट है अगर वो रेडी हो जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र करने में भी आसानी होगी। तो ये होता है डेटा कंप्रेशन। उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी ensuring that user who have they claim to be, यानी and access control, restricting access to resources based on the user roles। इसके आगे आता है डेटा एन्क्रिप्शन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। एन्क्रिप्शन प्रोटेक्टिंग डाटा इन ट्रांजिट एंड एट रेस्ट, एंड सिक्योर प्रोटोकॉल यूजिंग HTTP SSL TLS फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे अपन पर्सन है कोई भी पर्सन अगर जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है तो वो क्या लेके जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, साइन। इससे क्या होता है, उसका अकाउंट खुल जाता है। जब अकाउंट खुल जाता है तो अब अगर जैसे कोई भी वो चेक साइन करके देता है, तो चेक साइन करके देता है तो बैंक मैनेजर क्या करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये साइन उसी पर्सन की हैं जिसने अकाउंट खुलवाया है। तो ये होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि मतलब वही पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, यानी जिसका वो ओरिजिनल डेटा है, और अनदर पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब डेटा एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यानी अपन क्या करते हैं कि जो डेटा होता है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ना भेजकर उसको अनदर फॉर्म में भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है उसको डेटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या करता है, उस डेटा को एक्सेस भी कर लेगा तो भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है, यानी उसको पढ़ नहीं पाता है। तो ये क्या होती है, इनक्रिप्शन प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है सिक्योर प्रोटोकॉल। यानी कोई भी डेटा अगर सर्वर पर डला हुआ है, अगर वो डाटा अगर सिक्योर नहीं है तो भी अपन क्या करते हैं, जैसे SSL प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, यानी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो इस तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिजाइनिंग इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन इशू क्या होते हैं, यानी कम्युनिकेशन इशू के अंदर आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, TCP IP और UDP। TCP IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि जो भी डेटा है उसको ऑर्डर्ड वे में भेजना, यानी 1 by 1 भेजना, और उसके अलावा उस डेटा की एरर चेक करना और डेटा को सही जगह पर पहुंचाना। ये क्या होता है, TCP IP होता है, यानी ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होता है पर ये फास्टर भी होता है। उसके बाद आता है मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। मैसेज पासिंग मतलब होता है, यानी जो भी मैसेज है उस दो नोड्स के बीच में अपन अगर किसी मैसेज को भेज रहे हैं तो वो कैसा हो, यानी उसको किस फॉर्म में भेजें, मैसेज की फॉर्म में, यानी पैकेट की फॉर्म में अपन उस डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन नोड टू अनदर नोड। अब शेयर्ड मेमोरी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस टू कॉमन मेमोरी स्पेस। यानी अपन जैसे कोई भी वेबसाइट होती है वो कहाँ पर डिप्लॉय होती है, सर्वर में। तो वहाँ पर वो क्या करती है, यानी शेयर्ड मेमोरी का यूज करती है। यानी अपन जिसकी वेबसाइट को होस्ट कराते हैं तो वहाँ पर सर्वर में एक स्पेस लेती है। तो अब क्या होता है, वो स्पेस वो उसके लिए रिजर्व हो जाता है और वहाँ से अपन उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनस का मतलब होता है कि क्लाइंट बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं
तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी उसको रिस्पॉन्ड देगा, उसके बाद दूसरी वाली को देगा, उसके बाद तीसरी वाली को देगा। और इस तरीके से वो करता रहेगा सिंक्रोनसली। और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, अलाउइंग ऑपरेशन टू प्रोसीड विदाउट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी इसमें वो कोई भी वेट नहीं करता है और डायरेक्ट रिस्पॉन्ड देता जाता है। थैंक यू।